हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जहां आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो। जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा कोर्स डिजाइन किया गया ताकि बेस्ट तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आपने नवीन वन कोड यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं, सबके कोर्स तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होगी अनअकैडमी पे। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और पेड क्लासेस, जितनी भी ये क्लासेस है वो लर्निंग ऐप पे ही कंडक्ट होती है। जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स है वो इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास एप्पल के फोन्स या टैबलेट्स है वो उसको एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_नवीन तंवर, जहां आप मेरी आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट्स होगी, सारे लिंक्स होंगे, पीडीएफ होंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे आपको। और अगर आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप प्लस मतलब 100+ टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए, चाहे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआरओ, ज्योग्राफी और साइंस टेक, एनसीईआरटी समरीज, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशन और आंसर राइटिंग कोर्सेज, ये सब आपको अनअकैडमी पे मिलने वाले हैं। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है प्लस का, प्लस 1 मंथ से लेके आपके पास 3 ईयर तक का ऑप्शन है। 1 ईयर की फीस 49,500 है, 2 ईयर की 72,000 और 3 ईयर की 90,000 है। सॉरी, 3 ईयर है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आइकॉनिक का है। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लान्स होते हैं और आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर मेरा रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं अकेडमी पे। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का आपके सामने ऑप्शन है। 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की है 50,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी कॉम्बैट में आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। ये मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है जो हर महीने 2 बार होगा। इस महीने एक बार ये 6 दिसंबर को हो चुका है सुबह 11 बजे। अब नेक्स्ट होगा ये 20 दिसंबर सुबह 11 बजे। होगा क्या इसमें, देखिए स्टूडेंट, 45 मिनट्स में आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और ये हर अल्टरनेटिव संडेज पे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें से जो फर्स्ट विनर होगा इस कंपटीशन में उसको एप्पल मैक एयर बुक मिलेगी, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा, थर्ड को एप्पल एयरपोर्ट्स और फोर्थ मतलब उसके बाद जो 100 रैंकर्स है उनको ₹1000 के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो मेरा कोड है नवीन 1, इसको आप जरूर अप्लाई करें। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे मेरा पेड कोर्स नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें हम डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर, एमसीक्यूज, टॉपिक ऑफ द डे ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज 12 दिसंबर है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला ये जो टॉपिक है ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 पे जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, और साथ के साथ ये प्रीलिम्स में भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेगमेंट में ये जाने वाला है। मुद्दा क्या है कि जो यूरोप के लीडर्स है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है,
वो चाहते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था COP21 2015 में, उसके तहत जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी उनसे एक कदम और आगे जाके कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 2030 के लिए जो क्लाइमेट डील है उसको और भी ज्यादा, मतलब जो उन्होंने 2030 तक के लिए अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी उन पे थोड़ा और ज्यादा ये फोकस करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो ये पूरी खबर क्या है देखते हैं। छोटी सी खबर है, ये देखिए। 2030 जलवायु समझौता और यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के देशों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो दरअसल जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, मैं कई बार आपको बता चुका हूं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें हुआ क्या था 2015 में। बहुत सारे दुनिया के 180 से ज्यादा देशों ने अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो उसी में भी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी। जैसे मैंने आपको भारत की बताई थी, 3 प्रतिबद्धताएं थी भारत की कि हम जो जीडीपी में जो इंटेंसिटी है एमिशन की वो घटाएंगे, कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जीज के रेशो को बढ़ाएंगे हम ऊर्जा उत्पादन में। जैसे ये तो भारत की प्रतिबद्धताएं थी, यूरोप के देशों ने भी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी। तो ये देखिए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने क्या कहा था। 27 देशों के नेताओं ने बोला कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 55% की कटौती के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जबकि पेरिस का जो एग्रीमेंट था उन्होंने बोला था हम 40% तक कटौती करेंगे। यानी कि पेरिस में तो इन्होंने 40% बोला था, लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं, हम क्या करेंगे, हम 55% तक की कटौती करेंगे। यानी कि खुद से ही, ये खुद का ही इनका एफर्ट है कि नहीं, हमें और ज्यादा प्रयास करने होंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने 2 दिन पहले आपको ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट बताई थी जो यूएनईपी ने जारी की थी। इसमें यूएनईपी ने बोला था कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिवर्तनों से बचना है या उसके जो परिणामों से बचना है, तो जिस तरह से दुनिया भर के देश जिस तरह के कमिटमेंट उन्होंने पेरिस में किए हैं, उनसे आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नहीं रोक पाओगे। उनसे तो सिर्फ उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। तो उस दिशा में, वैसे ही आप जानते हो यूरोप इन मामले में एनवायरनमेंट के इश्यूज को लेकर काफी सजग है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जो 2030 तक का 40% का लक्ष्य था, हम उसको खुद से ही 55% करना चाहते हैं। तो एक सराहनीय कदम है। फिर देखो क्या बोल रहे हैं ये कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के परिणामों से बचने के लिए वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन, ये देखो जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं ये लोग, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है। अभी 2030 तक तो ये कह रहे हैं कि हम 55% तक घटा देंगे और 2050 तक तो हम जीरो कर देंगे, जीरो कार्बन एमिशन होगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वे शीघ्र ही क्या करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर, ये लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर ये मूव कर जाएंगे और निम्न कार्बन अवसंरचनाएं, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसमें कार्बन का कम से कम इस्तेमाल हो, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ाएंगे। ऐसी इन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है। काफी सराहनीय कदम है। फिर देखो, ये कुछ मेंस के लिए एक्स्ट्रा इनपुट्स डाले हैं मैंने इसमें, ये न्यूज में नहीं थे, अखबार में नहीं थे, मैंने डाला है इससे। देखो क्या प्रॉब्लम है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख चिंताएं और चुनौतियां क्या है अभी, इसको अच्छे से ध्यान रखना। पहली बात तो विभिन्न देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन की अनदेखी। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि उनको लग ही नहीं रहा, वो इतने सीरियस नहीं है इस मुद्दे को लेके, इतना अवेयर नहीं है क्लाइमेट चेंज के इश्यू को लेके। पहली बात, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, जो मैंने पहले ही बताया था, पेरिस क्लाइमेट में आप बोल के आ रहे हो कि हम तो 40% तक कम कर देंगे। भारत ने भी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की, विकसित देशों ने भी।
लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं भैया आप पेरिस में जो करने जा रहे हो ना, उससे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आपको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचना है तो उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना और कोशिश करना है कि वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेंटेन रहे। तो दूसरी प्रमुख चिंता ये है कि हमने जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है, जिसको आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जैसे भारत ने भी बोला था कि मैं जीडीपी की इंटेंसिटी को 33 से 35% कम कर दूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी का रेशो 40% तक लेके आ जाऊंगा टोटल एनर्जी में, कार्बन स्टॉक को बढ़ाऊंगा। तो ये बोल रहा है, ये कहा जा रहा है दुनिया भर में कि हमने जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है पेरिस में वो अपर्याप्त है, उनसे नहीं रुकने वाला वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अर्थात देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई है उससे वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जबकि अगर हमें विनाशकारी प्रभाव को रोकना है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमें उसको मेंटेन करना होगा। दूसरा पॉइंट है अपर्याप्त, आईएनडीसी। तीसरा देखो, तीसरा है वर्ष 2020 से पूर्व किए गए प्रयासों का निष्पक्ष मूल्यांकन का अभाव। अभी भैया आपने 2015 में तो COP21 में पेरिस एग्रीमेंट हो गया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इस 2015 से 2020 तक किन देशों ने क्या क्या किया उसका कोई मूल्यांकन कर रहा है क्या? क्या लोगों को क्लाइमेट एक्शंस के लिए गरीब देशों के लिए कोई सहायता दी गई क्या? किसी तरह की तकनीकी सहायताएं प्रदान की गई विशेषकर विकासशील देशों को? तो उसका जवाब है नो। ऐसी कोई तकनीकी सहायता, कोई जलवायु के प्रति ऐसा कोई क्लाइमेट एक्शंस नहीं उठाए गए। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये। चौथा, उसके बाद है जलवायु वित्त के प्रति प्रतिबद्धता है। आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा कहां से? गरीब देशों के पास तो है ही नहीं। अमीर देशों को पैसा देना है, लेकिन उनका इस तरह की प्रतिबद्धताएं का अभाव है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत पर्याप्त वित्त का अभाव है, कमी है। पांचवा देखो, अब अमेरिका जैसे बड़े देश ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बोल दिया था कि हम तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ही बाहर निकल रहे हैं। वो तो ठीक हो, बिडेन साहब आ गए, वो बोले कि नहीं हम वापस से इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अगर अमेरिका जैसे बड़े देश जो सबसे बड़े पोल्यूटर्स की कैटेगरी में है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो ऐसे समझौतों से बाहर निकल जाएंगे तो उसका इंपैक्ट भी नेगेटिव जाएगा। ये एक चुनौती है। छठा नंबर, ज्यादा से ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है मिटिगेशन, न्यूनीकरण, यानी कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो ये मिटिगेशन वाले जो प्रयास है ये विकसित देशों के फेवर में है। जबकि हमें काम किस पे करना चाहिए? अनुकूलन पे। अनुकूलन का मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के रहना चाहिए। तो अनुकूलन के प्रयास, इस पे किसका फोकस है? विकासशील देशों के पास, बेचारों के पास पैसा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो ये किस पे? एडेप्टेशन पे। तो जो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो प्रमुख मुद्दा एक यह भी है कि जहां डेवलप्ड कंट्री न्यूनीकरण पे फोकस कर रही है, वहीं जो डेवलपिंग कंट्री उनका फोकस एडेप्टेशन को लेके। तो ये कुछ प्रमुख चिंताएं हैं, आपको मैंने एक साथ लिख के दे दी। ये काम आएगी आपको, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेंस में, इंटरव्यू में एक आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि क्यों पर्यावरण के प्रति हमारी समस्याएं क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में क्या समस्याएं आ रही है। तो ये 5-6 पॉइंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट है, काफी अच्छी न्यूज है ये, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी की खबर है ये, लेकिन इसमें कुछ नीतिगत मुद्दा भी है, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी जाएगी। देखो, एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला है कि जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है, जो पैसा दिया जाता है, केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, उन स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युक्ति युक्त बनाया जाए। मतलब स्कीम्स की भरमार है, 100-200 ऐसे 200 से ज्यादा स्कीम्स चल रही है आपकी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा युक्ति युक्त हो, ज्यादा से ज्यादा रेशनल हो, पैसे का सही उपयोग हो, ऐसी बात की है एनके सिंह, जो आपके 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उन्होंने, देखते क्या बोला है इन्होंने, ये देखिए, केंद्रीय योजनाओं को और अधिक युक्ति युक्त बनाया जाए,
क्या कहना चाहते हैं? ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको और ज्यादा युक्त बनाया जाए और एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाए। दो बात कही। पहली बात तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रैशनल बनाया जाए और एक पैनल को गठित करो जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का या विषयों के बंटवारों की क्या करे, पुनर्समीक्षा करे। जैसा कि आप जानते हो 7th शेड्यूल के अंदर स्टूडेंट केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा है। 3 तरह के विषय है, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। तो इन्होंने बोला है कि एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करो जो फिर से विषयों का बंटवारा करे, क्योंकि जिस टाइम पे संविधान बना था, जिस टाइम पे ये विषयों का बंटवारा हुआ था, उस टाइम पे तकनीक का, उस टाइम पे समाज का, उस टाइम पे अर्थव्यवस्था का, वैश्वीकरण, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वो उस तरह का दौर नहीं था। आज चीजें बदल चुकी हैं, तो आपको इन विषयों के बंटवारे को लेके एक पैनल को गठित करो, ये भी बात बोली है। ओके, आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा ये न्यूज़पेपर के अंदर 7th शेड्यूल को लेके। अब देखते क्या कह रहे हैं। एनके सिंह ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 29 कोर अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत 211 योजनाएं और उप योजनाएं चलाई जा रही है। तो इतनी सारी योजनाएं हैं और हर साल केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसमें 6 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से केंद्र सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है, जो जीडीपी के लगभग 1.2% के इक्विवेलेंट है। मैं आपको यहां बता देता हूं, जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, सेंट्रल स्कीम्स जो केंद्र सरकार की स्कीम्स होती है, मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट लो। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड को हिंदी में बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना स्टूडेंट, इसमें सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करती है। और जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तभी यहां पे बोला गया, देखो कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं हर साल 6 से 7 लाख करोड़ खर्च होता है। 6 से 7 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं इसमें, जिसमें से केंद्र सरकार कितना खर्च कर रही है? 3.5 लाख करोड़। बाकी का खर्चा करती है राज्य सरकारें। डन। तो ये एक मोटा मोटा मैंने क्लासिफिकेशन बता दे। जब भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि केंद्र सरकार भी आ रही है उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए और राज्य सरकारें भी, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आगे चलते हैं। एनके सिंह का कहना है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के शक्तियों के बंटवारे को लेकर एक पैनल गठित कर दो। क्यों? कि जो ये नया पैनल अपनी अनुशंसाएं देगा, क्योंकि लगातार परिवर्तित होती हुई तकनीक है, तकनीकें लगातार बदल रही है, वैश्विक रूप से समाज अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा एक दूसरे पे आत्मनिर्भर हो रही है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं है वो बदल रही है। उनको ध्यान में रखते हुए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती विषयों को दोबारा से निर्धारित किया जाए, ये रिकमेंडेशन है एनके सिंह ने ये बोला है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस साल मेंस में आ जाए, अगले साल प्रीलिम्स में आ जाए। इसमें कहा गया कि सारे के सारे जो भारत में सूखे पड़ते हैं वो सूखे की सारी घटनाएं एल नीनो के कारण नहीं होती। मतलब इंडिया में जितने भी ड्रॉट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एल नीनो की घटना की वजह से होते हैं। अभी तक ये माना जाता था स्टूडेंट्स कि इंडिया में जितने भी ड्रॉट्स पड़ रहे हैं वो एल नीनो की घटना के कारण होते हैं। ये एल नीनो क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। ये देखें, ज्योग्राफी का सीधा टॉपिक है ये। क्या ये टॉपिक है देखते हैं। ज्योग्राफी में भी है और जीएस पेपर 3 में भी जाएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी ये जाएगा।
ज्यादा इसका जो चांसेस है वो पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी में आने की है। अब ये देखते हैं, काफी डिफरेंट न्यूज है और जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये मान के चलो उनके लिए तो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ये चीजें क्योंकि आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली, ये लेटेस्ट स्टडीज होती है, उसी से ही आपको ये आइडिया लगता है। ये देखो, सूखा और एल नीनो क्या है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बेंगलुरु में स्थित है, IISc, उसके वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में हम सूखे को किससे जोड़ के चलते थे, एल नीनो से जोड़ के चला जाता था, जो कि विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र के गर्म होने से जुड़ी घटना है। यानी कि एल नीनो क्या है, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वो भी विशेष रूप से कहाँ का, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र के गर्म होने से जुड़ी हुई एक ये घटना है एल नीनो। और अभी तक हम भारत के सूखे को इस एल नीनो से ही जोड़ के चलते थे। IISc ने अपने अध्ययन में बताया कि लगभग 10 में से 6 जो सूखे हुए हैं, मतलब 10 में से जो 6 सूखे की घटनाएं हैं वो गैर अल नीनो वर्ष से जुड़ी हुई है, यानी कि उनका एल नीनो से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एल नीनो नहीं था फिर भी सूखा पड़ गया। 10 में से 6 बार ऐसा हुआ कि एल नीनो की घटना नहीं थी, क्योंकि एल नीनो को हम सूखे से जोड़ के चलते हैं। देखो, नॉर्मली अगर मैं बता दूं, एल नीनो को हम जोड़ के चलते हैं कम वर्षा या सूखा। तो इन्होंने बोला चलो आप एल नीनो में तो हमने ये मान लिया कि सूखा पड़ता ही पड़ता है, लेकिन 10 में से ऐसी 6 घटनाएं हुई है जब सूखा एल नीनो नहीं था और फिर भी सूखा पड़ा। मतलब मानसून बारिश हो रही थी फिर भी सूखा हुआ, ड्रॉट पड़ा। क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मॉनसून में जो सूखे की स्थितियां है, उसका संबंध उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वायुमंडलीय विक्षोभों से जुड़ी हो सकती है। नई संभावना व्यक्त क्या की कि जो अटलांटिक ओशन है, मैं आपको एक बार मैप बना देता हूं, कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही होगी स्टूडेंट। ये देखिए, एक सेकंड रुकिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, 2 ही मिनट रुकना है बस आपको, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला मैप ड्रॉ करने में मुझे। ये देखो, ये इधर इंडिया है, इंडिया का दिखा दिया मैंने। इधर ये ऑस्ट्रेलिया बना दिया मैंने। ओके, यहां पे मैंने बना दिया है साउथ अमेरिका, और ये मैंने बना दिया है नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया है स्टूडेंट्स, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। ओके, और ये मैंने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। आप समझने की कोशिश करना कि ये न्यूज IISc क्या कहना चाह रहा है। ये इधर मैं बता देता हूं, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, ये हिंद महासागर है, और ये अटलांटिक है, अटलांटिक। और ये भी अटलांटिक है क्योंकि अमेरिका के पूर्व में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में भी अटलांटिक है। मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से इस मैप को बनाया है। तो देखो, अल नीनो क्या बोल रहा है कि नॉर्मली एल नीनो क्या होती है। एल नीनो होती है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये यहाँ का जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा जा रही है लगभग यहाँ से, इस क्षेत्र के, इस पूरे क्षेत्र के, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। एल नीनो, जब ये क्षेत्र गर्म हो जाता है तो ज्यादा ये हीट होने के कारण आस भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जितने भी बादल बनते हैं, इनको अपनी ओर खींच लेता है। ये समझने की कोशिश करना। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बादलों को, मॉइस्चर को अपनी ओर खींच लेता है, तो जब भी एल नीनो की घटना होगी तो भारत के ऊपर या भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा नहीं होगी, वो सूखे की स्थिति होगी।
तो IISc कह रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहता है कि भाई ऐसा भी हुआ है, ये अल नीनो नहीं था, यहां पे खूब बादल बन रहे थे इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन जो ये अटलांटिक ओशियन है, ये वाला अटलांटिक ओशियंस के ऊपर कुछ ऐसी वायुमंडलीय दशाएं पैदा हो जाती है कई बार कि ये प्रभावित करते हैं भारत के ऊपर सूखे को। ये एक नई स्टडी निकल के आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने स्टडी को किया। उम्मीद कर रहा हूं कुछ कुछ समझ में आया होगा, बाकी आने वाली स्लाइड्स में समझ में आ जाएगा। ये देखो, समझो वही सारी चीजें। सबसे पहले देखते हैं एल नीनो। रुको, एल नीनो देखो, ये रहा, यहां पे मैंने दिखाया है एल नीनो की घटनाएं। एल नीनो क्या है मैंने बताया, देखो ये पैसिफिक ओशियन है, देखो स्टूडेंट ऐसे ही दिखाया था, ये एशिया था, ये नॉर्थ अमेरिका था, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। पीछे जो मैंने मैप बनाया सेम ऐसे ही दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था ये पैसिफिक ओशियन है और ये इक्वेटर का क्षेत्र है। तो ये देखो, ये पूरा क्षेत्र क्या हो रहा है, वार्म वाटर मूवमेंट, गर्म हो गया ये। तो ये जब गर्म हो जाता है यहां का जल, इसको बोलते हैं एल नीनो की दशाएं। ये गर्म हो जाता है तो आसपास के क्षेत्रों से ये क्या करता है, मॉइस्चर को अपनी ओर खींचने लगता है। तो जहां पहले बरसात हुआ करती थी एल नीनो के टाइम पे, वहां पे सूखा फील किया जाने लगता है। डन। अब एक टर्म होता है ला नीना। अब देखो ला नीना में क्या होता है, ला नीना में देखो यहां पे जो क्षेत्र था ये गर्म होता था, अब ये कैसा हो गया, ये हो गया ठंडा। तो सिचुएशन थोड़ा रिवर्स हो गई। वो पहले जो पूरा इस क्षेत्र तक फैला हुआ था, इस क्षेत्र तक फैला हुआ था गर्म जल क्षेत्र, वो अब गर्म जल क्षेत्र यहां इतना हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा ठंडे जल क्षेत्र में आ गया, ये वाला इतना। तो ला नीना के अंदर सूखे की उल्टी सिचुएशन होती है, यानी कि बाढ़ जैसी सिचुएशन बनती है। तो जो साइंटिस्ट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जिस सूखे को भारत में आप इस एल नीनो से जोड़ के चल रहे थे, एल नीनो से नहीं भाई, ऐसी भी घटनाएं हुई है कि एल नीनो नहीं है, एल नीनो नहीं है लेकिन फिर भी सूखा पड़ रहा है। तो कारण क्या है, अब वो कारण देखो। अब देखो क्या कहा इसने, एल नीनो की जो स्थिति में असामान्य रूप से गर्म विषुवत, ये गर्म प्रशांत गर्म जल आर्द्रता से युक्त बादलों को भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र से अपनी ओर खींच लेता है। वो मैंने बताया था, वो गर्म हो जाता है तो आसपास के एरिया से बादलों के मॉइस्चर को खींच लेता है। IISc का कहना है कि ऐसा भी हुआ है जब एल नीनो नहीं था, यानी कि वो बादलों को या मॉइस्चर को नहीं खींच रहे थे, फिर भी सूखे की स्थिति भारत के अगस्त माह में देखी गई। और वो किस कारण थी, वो वर्षा में त्वरित और निम्न स्तरीय, मतलब निम्न गिरावट, अचानक से, मतलब बढ़िया बारिश का सीजन है, अच्छा मानसून है, लेकिन अगस्त महीने के अंदर अचानक से तेजी से बरसात में या वर्षा में गिरावट होती है और अचानक से सूखे जैसी स्थिति, अचानक सूखा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसका संबंध उन्होंने किससे जोड़ा, IISc के वैज्ञानिकों का कहना है रॉसबी वेव्स। देखो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, ये एक एक चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको, आंखों के सामने पूरी ग्लोब, पूरा कहते हैं ना, पूरा क्लाइमेट आप ऐसे देखोगे ऐसे हो रहा है आपके अर्थ पे। लेकिन अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आए, इतनी ज्यादा ज्योग्राफी की हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं रॉसबी वेव्स का इससे कहीं ना कहीं संबंध है, भारत में सूखा का संबंध है रॉसबी वेव्स से। ये देखो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा फेरल कोशिका। फेरल कोशिका का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये देखो हमारी ग्लोब है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, यहां पे 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, 60 से 65 डिग्री, ये 30 से 35 नॉर्थ है, 60 से 65 नॉर्थ है, और ये पोल है 90 डिग्री। तो यहां से जब हवाएं विषुवत रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है स्टूडेंट, ऐसे उठती है और जाके यहां गिर जाती है, तो एक सेल बन जाती है, यहां पे भी एक सेल बन जाती है, और यहां पे भी एक सेल बन जाती है। सेल मतलब कोशिका।
तो ये देखो, तो ये कह रहे हैं ये पहले वाली जो सेल होते हैं इसको बोलते हैं हेडली, इस वाली सेल को बोलते हैं फेरल और इसको बोलते हैं पोलर। तो इन्होंने बोला जो फेरल सेल की उष्ण वायु और पोलर सेल, देखो ध्रुवीय कोशिका यानी कि ये वाली जो ये पोलर सेल है, इसकी जो शीत वायु राशियां आपस में अभिसरण करती है जिससे धरातल पर चक्रवात की उत्पत्ति और क्षोभ सीमा पर रोसबी वेव्स बन जाती है। और ये रोसबी वेव्स भारतीय उपमहाद्वीप तक आ जाती है और मध्य अगस्त तक, ठीक है, मध्य अगस्त में यह उपमहाद्वीप पर वर्षा को सप्रेस कर देती है। यानी कि ये जब रोसबी वेव्स जब विस्तारित होती है भारतीय महाद्वीप तक आ जाती है और यहां से जो मॉनसूनी हवाएं है उनको ये सप्रेस कर देती है, तो मॉनसून होने के बावजूद भी सूखा की स्थिति बनाती है ये रोसबी वेव्स। क्या मुद्दा है फिर से समझिए, ये देखो, ये देखो, ये इक्वेटर है। देखो अभी मैंने ऐसे दिखाया था, अभी मैंने ऐसे दिखाया था, ये 0 से लेके ये 90 है। तो अब मैं इसको सीधी सीधी लाइन के रूप में दिखा रहा हूं। ये 0 है, ओके, ये 0 है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री नॉर्थ और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये यहां से, मतलब ये ऐसे दिखा दिया मैंने। ये 0 है, ये 30 से 35 हो गया, ये 66 हो गया। तो अब इसको जो ऐसे है मैंने इसको ऐसे लिटा दिया ताकि आप समझो। यहां से विषुवत रेखा से जैसे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी तो पोल्स की ओर चलने लगी, धीरे 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 चलती है, ठंडी हो जाती है, ये नीचे गिरने लगती है। तो ये कहां पे गिरती है? 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पे। उधर ऐसे दक्षिणी अक्षांशों पे भी गिरती है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं गिरेगी, इधर भी गिरेगी, लेकिन एक साइड का ही देख रहे हैं। तो ये देखो एक सेल बनी जिसको हम बोलते हैं हेडली सेल, मतलब हवाओं का एक चक्कर बन गया कि एक कोशिका ही एक तरह की कोशिका बन गई, एक एक बॉक्स बन गया, एक कॉलम बन गया, कुछ भी समझो, इसको एक सेल बोलते हैं लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में इसको बोला गया है सेल। हवाएं ऐसे ऊपर की ओर, मतलब विषुवत रेखा से हवाएं गर्म हुई, ऐसे कर 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 ऊपर उठी और फिर ये तो विषुवत रेखा है और दोनों साइड उधर भी पोल है और इधर भी पोल है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करने लगती है पोल की ओर, लेकिन धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, पोल तक तो नहीं जा पाती, पोल से पहले ही ये ठंडी होकर नीचे उतरने लगती है। और कहां उतरी? ये देखो, अब ये उतर गई 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पे, तो एक सेल बन गई। ये सेल बन गई ना, यहां से उठी, यहां गई और फिर वापस नीचे आ गई, तो ये सेल बनी हेडली सेल। एक सेल इसी तरह की बनती है 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, और एक बनती है 60 से 90 के बीच में, उसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, फेरल कोशिका और हेडली कोशिका। समझ में आए? और जो जब ये दोनों कोशिका, ये देखो ये पोलर सेल है और ये है फेरल सेल, इन दोनों के बीच में क्या है? अलग अलग वायु राशियां है, क्योंकि पोल की ओर से ठंडी वायु राशि आ रही है और इधर से है गर्म, तो ये गर्म वायु राशि है और पोल से आ रही है ठंडी वायु राशि, तो यहां पे बन जाता है वाताग्र। ये देखो, इसको बोलते हैं वाताग्र, फ्रंट बोलते हैं। ओके, तो अभी मेरा उद्देश्य था आपको हेडली सेल समझाना, फेरल सेल समझाना और पोलर सेल समझाना, और ये समझाना कि ये पोलर सेल की ठंडी वायु है और इधर फेरल सेल की गर्म वायु, इनके बीच में वाताग्र बनेगा जिससे यहां पे शीतोष्ण चक्रवात पैदा होंगे, शीतोष्ण चक्रवात। अब देखो, फिर से देखो, दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये इक्वेटर थी स्टूडेंट, इक्वेटर 0 डिग्री, यहां से हवाएं उठी, ये ऐसे देख लो, ये आके बन गया, एक सेल बन गई हेडली, फिर यहां पे एक और सेल बनी, इसको बोलते हैं हमने फेरल, और जो एक तीसरी सेल बनी इसको बोला हमने पोलर। तो देखो पोलर और फेरल के बीच में क्या बना? यहां पे एक वाताग्र बना, यहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा होंगे, शीतोष्ण चक्रवात। अब इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा भारत के ऊपर, भारतीय मानसून के ऊपर कैसे इंपैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, देखो मैंने क्या बताया था, ये तो पोल एरिया था, ये पोल था, ओके, मतलब ये पोलर सेल थी, ये पोलर सेल है हमारी, और इधर है हमारी फेरल सेल।
ये पोलर सेल है और ये है फेरल सेल। अब क्योंकि हवाएं पोलर सेल यानी कि ऊपर से हवाएं जो आ रही है वो कैसी आ रही है स्टूडेंट्स, ठंडी हवाएं आ रही है, ये ठंडी हवाएं आ रही है। और इधर से जो नीचे से फेरल सेल में कौन सी हवाएं है, ये गर्म हवाएं है। तो क्या करते हैं, ठंडी हवाएं गर्म हवाओं के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है और गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। तो जो पहले ये फ्रंट बना था, ये वाताग्र बना था, ये इसमें क्या आता है, इसमें विसर्प आना शुरू हो जाता है क्योंकि ठंडी गर्म के क्षेत्र में और मतलब ठंडी गर्म के क्षेत्र में और गर्म ठंडी के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही है। तो देखो ये वाताग्र था जो पहले ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे वाताग्र था, इसमें बैंड आना शुरू हो गया, ये देखो ये बैंड आना शुरू हो गया, ये विसर्पित होने लगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ये विसर्पण होना शुरू हो गया। और जो ये घटनाएं हो रही है ना, ये धरातल पे नहीं हो रही, ये वायुमंडल में 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो रही है। तो वैज्ञानिकों का कहना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कि जब ये बैंड, ये हवाएं ऐसे विसर्पित, ये ऐसे वायु विसर्पण हो रहा है, तो ये विसर्पण इतना ज्यादा होता है कि ये विसर्प होती होती इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप तक आ जाता है। तो नीचे से तो हमारा मानसून आ रहा है, ऊपर से ये विसर्प करती हुई आ रही है ना, तो ये इसको सप्रेस कर देती है। ये मानसूनी जो हवाएं आ रही थी उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, उनकी इंटेंसिटी को उसको कमजोर कर दिया, जिसके चलते मानसून तो था लेकिन रोसबी वेव्स के कारण वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। ये लो, और सूखे की स्थिति पैदा हो गई। ये कहना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों का कि इस तरह की नई स्टडीज पे हमें फोकस करना चाहिए जिससे मानसून की हमारी और बेहतर समझ विकसित होगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा, जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं, जिसने अभी भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आया होगा, और जिन्होंने ज्योग्राफी एक बार पढ़ लिया उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बहुत जल्द मेरी ज्योग्राफी जीएस की क्लासेस शुरू होने वाली है, वहां आपको सब समझ में आने वाला है। चलते आगे। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक मानसूनी घटनाओं का अध्ययन हमने किसको फोकस करके करा, हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को, एल नीनो लाल नीना, बस यही बात कर रहे थे। अब वो कह रहे अब अध्ययन को मध्य अक्षांशों की ओर, यानी कि मध्य अक्षांशों में क्या हो रहा है, 30 से 35 डिग्री के बीच, 60 से 65 के बीच क्या हो रहा है, और अटलांटिक ओशन में क्या हो रहा है, उसकी ओर भी हमें ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारी वायुमंडलीय घटनाओं को लेकर एक बेहतर समझ पैदा होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। सीधा ये मुझे लग रहा है मेंस में आने की चांसेस है, आपके ऑप्शनल में भी आएगा और आपके जनरल स्टडीज में भी आएगा, दोनों में आएगा ये। चलते आगे। अब जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत, उनका कहना है कि जो चाइना का जो लगातार बढ़ता कद है वो दुनिया भर के देशों का एक अटेंशन बना हुआ है, और कोविड-19 के बाद जो सिचुएशंस पैदा हुई है वो एक नई तरह की सिचुएशंस पैदा हुई है। तो ये हमारा जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 2 आईआर की समझ में जाएगा, एक अच्छी समझ पैदा होगी इससे हमारी आईआर की। ये देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं विपिन रावत जी। तो विपिन रावत जी का कहना है कि दुनिया भर में नवीन राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, एक नए तरह का नेशनलिज्म पैदा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि 21वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा परिभाषित होने वाले जो क्षण हैं, सबसे ज्यादा डिफाइंड जो मूवमेंट्स है, क्या है, गत 3 दशकों के विवाद, मतलब 21वीं शताब्दी को जो सबसे ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से परिभाषित करेंगे ऐसी घटनाएं कौन सी है, पिछले 30 सालों में दुनिया में जो विवाद हो रहे हैं वो वैश्विक वित्तीय संकट, बार बार आप देख रहे हो 1990 में आया, 98-99 में आया, 2008 में आया, और अब फिर से देखो कोविड की वजह से वित्तीय संकट की सिचुएशन बनी हुई है। तो वैश्विक वित्तीय संकट, पिछले 30 सालों के विवाद और विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों का उदय, जैसे एससीओ पैदा हो गया, ब्रिक्स पैदा हो गया, इप्सा की बात कर रहे हैं, आरसीईपी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे संगठनों का उदय और चीन का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय, ये वो नए मुद्दे हैं
जो 21वीं शताब्दी को परिभाषित करने वाले हैं। काफी अच्छा बोला है इन्होंने फिर बोला कि कोविड-19 के बाद की स्थिति में विभिन्न नवीन भू राजनीतिक स्थितियों के चरण में प्रवेश कर, मतलब विश्व है, ये विभिन्न की जगह ये विश्व है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि कोविड-19 के बाद जो उत्पन्न हुई स्थितियां है उसमें जो दुनिया है ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक नए तरह के जियोपॉलिटिकल फेज में एंटर कर चुका। जैसे एक नई तरह की देशभक्ति पैदा हो रही है, आर्थिक देशभक्ति। ये देखो, इकोनॉमिक आर्थिक देशभक्ति। हम कहते हैं चाइनीज माल का, प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइनीज ऐप का क्या करो, बहिष्कार करो, खिलौनों का बहिष्कार करो। तो एक तरह की आर्थिक देशभक्ति का उदय हुआ है जिसमें स्थानीय ब्रांडों की खरीद की ओर झुकाव पैदा हुआ। हम भी क्या बोल रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, ज्यादा से ज्यादा लोकल को खरीदो। और विश्व राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है, पूरी की पूरी दुनिया नेशनलिज्म की ओर और प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक नया टर्म है, आर्थिक देशभक्ति। ये अगर आप एग्जाम में यूज कर पाओ, आर्थिक देशभक्ति, इसको यूज करना। पूरा का पूरी दुनिया राष्ट्रवाद की ओर मूव कर रही है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, और संरक्षणवाद तो खैर कोविड-19 पेंडेमिक से पहले भी था। तो राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और आर्थिक देशभक्ति ये नए मुद्दे हैं। और विश्व के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन था, मतलब पूरी दुनिया एक है, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट जिसने जोर पकड़ा था 1980-90 के दशक में, अब डी ग्लोबलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं। मतलब ये बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन ने या वैश्वीकरण ने अपनी उम्र को जी लिया, वो जितनी बेनिफिट्स दे सकता था वो दे चुका है। अब वैश्वीकरण की उम्र खत्म हो गई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देश डी ग्लोबलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और रीजनलिज्म बढ़ रहा है, क्षेत्रीय समझौते, क्षेत्रीय संगठन, RCEP, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, इस तरह के मुद्दे, ओके, SCO, इस तरह के क्षेत्रीय संगठन या ब्रिक्स की बात करें, ये रीजनल ऐसे संगठन है, रीजनल ऐसे संस्थाएं हैं जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें बोली गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो विपिन रावत जी, उन्होंने बोला। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स है, मुझे लगता है आपको ये नोट करके रखना। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन वाला भी इन्होंने अच्छा बोला। यहाँ पे आर्थिक देशभक्ति बोली कि जो नए मुद्दे हैं पूरे विश्व के सामने, पिछले 3 दशकों के विवाद, वैश्विक वित्तीय संकट, बहुत सारे बहुपक्षीय संगठनों का उदय और चीन का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय होना, ये नए ऐसे मुद्दे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरी की पूरी भू राजनीति को निर्धारित करने वाले हैं। ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखो, बहुत ही उम्दा खबर है स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार न्यूज है। कहां काम आएगी बताता हूं। सबसे पहले जाएगी जनरल स्टडीज पेपर 3, पर्यावरण की खबर है ये, पेपर 3 में, और प्रीलिम्स में भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में काम आने वाली है। देखो मुद्दा क्या है, 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, और उस समय ये बोला गया था कि हर 5 साल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे देश बोल के आए, इंडिया ने बोला मैं आने वाले 5 सालों में, मतलब 2030 तक के सबने अपने अपने टारगेट बोले, इंडिया भी बोल के आया था कि मैं अपने 3 टारगेट, मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से बता दूंगा आज कि मेरे भी वो 3 टारगेट है। अलग अलग देश, दुनिया के 180 से ज्यादा देश अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त करके आए। अब उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ही ये बोला गया था कि हर 5 सालों के अंदर हर देश ने कितनी प्रगति की अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति, सब बताएंगे। तो क्योंकि 2015 में हुआ था और अब आ गया 2020, भाई 15 से 20 हो गया ना, 5 साल तो हो गए। अब इंडिया ने बताया है कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। तो ये आज की जो न्यूज है ये है कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू रिड्यूस एमिशन। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि कंट्री विल मीट इट्स कमिटमेंट बाय द टारगेट ईयर ऑफ 2030। तो भारत ने बोला कि हम 2030 तक की हमने जितनी भी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी हम उनको अचीव कर लेंगे, और हम उत्सर्जन को कम करने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ये बोला है आपके एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने।
अब देखते हैं मुद्दा क्या है। ये देखो, भारत ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन कटौती की राह पर। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत G20 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित जो प्रतिबद्धताएं थी, जिनको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये बोल रहे हैं भारत का पर्यावरण मंत्रालय कि G20 देशों में एकमात्र देश भारत ही ऐसा है जिसने अपने INDC की जो पेरिस में बोल के आया था उसको प्राप्ति की राह पे आगे बढ़ रहा है। देखो, तो भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी प्रतिबद्धताओं में से GDP उत्सर्जन गहनता को कितना बोला था कि मैं 33 से 35% तक कम कर दूंगा, और ऑलरेडी उसमें से 21% के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है 2020 में ही। ओके, तो ये इंडिया बोल रहा है कि हमने इसका 21% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 2030 का हमने टारगेट दिया था, उस तक हम अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। उसी के तहत मैं आपको बता देता हूं कि जो पेरिस जलवायु समझौता था 2015 में भारत क्या कह के आया था। तो 3 प्रतिबद्धताएं व्यक्त करके आया था। नंबर 1 देखो, पहला इंडिया ने बोला था कि GDP की जो उत्सर्जन तीव्रता है, मतलब जब हम अपनी GDP का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें तो हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो होगा ही ना, लेकिन उस एमिशन की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। कितना कर देंगे? 2005 में जितना था उसके 2005 को आधार मानते हुए 2030 तक उसमें हम 33 से 35% की कमी कर देंगे। एक पहला तो प्रतिबद्धता ये थी। दूसरी, फिर हमने बोला था 2030 तक हम क्या करेंगे, आज हम जितनी भी ऊर्जा का, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2030 तक उस एनर्जी प्रोडक्शन का 40% हिस्सा किससे होगा? गैर जीवाश्म ईंधन से। मतलब आज अगर हम 100 यूनिट उत्पादित कर रहे हैं तो उस 100 यूनिट में से 2030 में हम क्या करेंगे, 60 यूनिट तो हमारी जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत रहे वो कोयला, पेट्रोल और गैस, उससे करेंगे, लेकिन 40 यूनिट का उत्पादन करेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी से। दूसरी प्रतिबद्धता ये थी कि 40% तक हम किससे उत्पादित करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से। तीसरा, अतिरिक्त वनावरण। हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाएंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे। वातावरण में, पर्यावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सिंक करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम अतिरिक्त वनावरण लगाएंगे, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 गीगाटन तक कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बनाएंगे। ये 3 प्रतिबद्धताएं थी। और क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि ये 2015 में हुआ है और हर 5-5 साल बाद सब अपने आप बताएंगे किसने क्या किया, यानी कि 2020, फिर कब बताएंगे 2025, और फिर कब बताएंगे 2030। तो पर्यावरण मंत्रालय हमारा कह रहा है कि हमने क्या क्या कर लिया, हम आपको रिपोर्ट देते हैं। ये देखो, तो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत GDP उत्सर्जन गहनता को 21% तक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 7.9% तक और वनावरण को 15,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा चुका है। ये हमारे स्टेप्स है, काफी प्रशंसनीय कदम है। फिर देखो क्या है, विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा, मंत्रालय का कहना है कि हमने दुनिया भर की बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों से इवेलुएट कराया, हम खुद नहीं कह रहे कि हमने इतना कर लिया। उन सारी एजेंसीज ने इवेलुएट किया पूरे G20 कंट्रीज को, और वो सारी एजेंसीज खुद ही बोल रही है कि G20 देशों में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हमने टारगेट किया था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे, उस दिशा में एकमात्र ऐसा G20 कंट्री कौन बताया है? इंडिया। तो ये पूरी खबर थी। उम्मीद कर रहा हूं आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। चलते आगे। अब ये बहुत ही उम्दा खबर है, बहुत ही शानदार। ये खबर है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो भारत के अंदर, पहले मैं बताता हूं कहां जाएगा ये, जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में, जनरल स्टडीज पेपर 3 में, GS पेपर फर्स्ट
आपका सोसाइटी, सोशल जस्टिस और थर्ड में आपका हेल्थ में। अब इसमें क्या कहा गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है आज वो जानेंगे। इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है वो जानेंगे। तो यहां अभी जो एक कमीशन है उसने आने वाले 10 सालों में इंडिया क्या करने वाला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में, उसका एक रोड मैप तैयार करने की इनिशिएटिव ली है। किसने? लांचेट सिटीजन कमीशन ने, जो आने वाले 10 सालों में इंडिया का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कैसे अचीव करेगा उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करके देगा। अब जानते हैं पहले कुछ बेसिक चीजों को। पहले मैं आपको बता देता हूं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या। ये देखो क्या है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। इसका अर्थ क्या है, जिसको यूएचसी बोलते हैं, इसका अर्थ है सभी व्यक्ति और समुदाय, जितने भी तरह के लोग हैं, कोई भी समुदाय है, उच्च जाति का, निम्न जाति का, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, सब बिना वित्तीय परेशानियों के, किसी भी तरह की किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कर सकेगा। ये है यूएचसी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो समुदाय होगा उसके सामने जब वो हेल्थ सर्विसेज को अवेल करने के लिए जाएगा तो वो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसके सामने आड़े नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत फिर यूएचसी के अंदर क्या क्या, स्वास्थ्य देखभाल से लेके उसका निवारण, उसका उपचार, पुनर्स्थापना आदि जरूरी व गुणवत्तापूर्ण सेवा। याद रखना ऐसा नहीं है, देखभाल भी होगा, उपचार भी होगा, रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा आपको, और सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज आपको क्वालिटी वाली मिलेगी। तो ये सारी सब सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लक्ष्य क्या है यूएचसी का? स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर में जितने भी, मतलब भारत का ही नहीं, यूएचसी एसडीजी का भी टारगेट है। स्वास्थ्य को लेके सतत विकास लक्ष्य है ना, उसमें भी यूएचसी की बात की गई है कि दुनिया के सारे देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए प्रयास करेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के हमारे जितने भी लक्ष्य है, हमें आईएमआर, एमएमआर, बर्थ रेट, डेथ रेट, किसको कैसे कंट्रोल करना है, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब उन लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। दूसरा, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, दूसरा लक्ष्य है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लेके आना, ये 3 लक्ष्य है यूएचसी के। अब आओ वापस खबर पे कि जो ये लांचेट सिटीजन्स कमीशन है, अब इंडिया अपने यूएचसी को अचीव कैसे करेगा भाई, क्या गाइडलाइन होगी, क्या रोड मैप होगा, किस फ्रेमवर्क में हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो लांचेट जो सिटीजन्स कमीशन ने, उसने बोला मैं बहुत बहुक्षेत्रीय पहल के जरिए आने वाले 10 सालों में, क्योंकि एसडीजी टारगेट कब तक के लिए है 2030, आज क्या है 2020, तो आने वाले 10 सालों में भारत यूएचसी को प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करेगा, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए इसने एक ऑनलाइन पहल शुरू की है। इसने लांचेट सिटीजन कमीशन ने। अब इस कमीशन को 4 प्रिंसिपल पे गाइड होगा। ये 4 प्रिंसिपल बताए गए भाई जिसपे तुम्हें काम करना है। पहला, यूएचसी भाई जैसा भी, जब भी यूएचसी आएगा वो स्वास्थ्य की सारी चिंताओं को कवर करेगा। ऐसा नहीं है केवल दवाइयां मिल रही है और ऑपरेशन की बात आए तो बोले भाई नहीं, यूएचसी में तो हमने सिर्फ मेडिसिन देने की बात की थी, ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो महंगे होते हैं। या यूएचसी में हमने तो ये 10 बीमारियां कवर करी थी, बाकी नहीं करी थी। तो इसने बोला जब यूएचसी आएगा तो स्वास्थ्य की सारी चिंताओं को कवर करेगा। दूसरा, इसमें रोकथाम और दीर्घकालीन देखभाल, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, सभी स्वास्थ्य लागतों का वित्तीय संरक्षण होगा। कितनी भी उसकी कीमत आए, कितना भी खर्चा आए, सबको कवर किया जाएगा। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगा उसमें, और गुणवत्ता युक्त मिलेगी। अगर वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य प्रणाली सभी की पहुंच में हो। ऐसा नहीं हो भाई बड़े लोग अंबानी अडानी तो जाके बैठ गए, जो भी छींक भी आई तो पूरे भारत के डॉक्टर उनके लिए इकट्ठे हो गए, और बेचारा गरीब आदमी बड़ी बीमारी के लिए लेके भी अस्पतालों के सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा। तो यह कमीशन के 4 सिद्धांत दिए गए कि भैया लांचेट कमीशन, आपको इन 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखना है जब भारत के लिए आप यूएचसी तैयार करोगे। पूरी दुनिया के देश अपने लिए यूएचसी तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के लिए टारगेट है। अब देखो यूएचसी के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। यूएचसी से संबंधित कुछ तथ्य है। ये देखो क्या फैक्ट्स है।
देखो, विश्व की 50% आबादी को अभी भी जरूरत या जो अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। समझ रहे हो ना, बहुत सारे गांव देहात के लोग में ऐसे ही मर जाते हैं लोग बिना इलाज के। सेकंड, प्रति वर्ष 10 करोड़ लोग स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय होने के कारण गरीबी में धकेले जाते हैं। देखो, वैसे ही विकासशील देशों के अंदर गरीबी बहुत है, और फैमिली के अंदर अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए ना, तो ये क्या कह रहा है, हर साल दुनिया के 10 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीब हो रहे हैं क्योंकि वो हेल्थ पे उनको खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए यूएचसी को लाना जरूरी है। तीसरा, 80 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा किस पे खर्च कर रहे हैं? स्वास्थ्य पे। आप ये देखो ना, कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग बाग स्वास्थ्य के ऊपर, 10%। और 80 करोड़ का मतलब लगभग दुनिया की 8 से 9% पॉपुलेशन है ये। फिर देखो, यूएन के सभी सदस्य देशों ने बोला कि एसडीजी गोल 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है, उसके अनुकूल 2030 तक जितने भी देश है वो यूएचसी को प्राप्त करने पर सहमत हुए थे। भारत ने भी बोला था कि हम भी 2030 तक यूएचसी लेके आएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। उम्मीद कर रहा हूं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यों जरूरत है ये हमने डिस्कस कर लिया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्या, ये डिस्कस कर लिया। अब लांचेट कमीशन 10 सालों के लिए रोड मैप तैयार करके देगा कि भैया ये होना चाहिए इंडिया के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रास्ता। इस रास्ते पे अगर भारत चलेगा तो आने वाले 10 सालों में यूएचसी को इस टारगेट को अचीव कर लेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं बता देता हूं, पिछले साल डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सहयोग रणनीति 2019 से 30 ओके, इस पे सहमत हुए थे दोनों, एक रणनीति बनाई थी। वो रणनीति क्या है वो भी देख लेते हैं। इस रणनीति का जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव को लेके आना है। अब 4 क्षेत्रों की पहचान की थी डब्ल्यूएचओ ने कि मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, और 4 क्षेत्रों में पहला, देखो फिर क्या बोल रहा डब्ल्यूएचओ ने भी, कि यूएचसी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा इंडिया में। बस ये डाउट मत रखना, यूएचसी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। एसडीजी गोल में बोला है कि जितने भी दुनिया के देश है सब अपने यहाँ यूएचसी को लेके आएंगे। क्यों आएंगे वो मैंने बता दिया। तो एक तो यूएचसी के कार्यक्रम को आगे तेजी से आगे बढ़ाना है, दूसरा स्वास्थ्य और आरोग्य को प्रोत्साहन देना, तीसरा स्वास्थ्य आपात की स्थिति में लोगों की रक्षा करना, और चौथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। अरे भाई, कोविड-19 स्वास्थ्य आपातकाल से कम है क्या? ऐसे में लोगों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है क्या? ये रणनीति, इस तरह की रणनीतियां बनाई गई है। भारत और डब्ल्यूएचओ ने आपस में मिलकर रणनीति बनाई है कि अगर कभी भी स्वास्थ्य आपातकाल की सिचुएशन पैदा हो जाए, ऐसे में लोगों को बचाना जरूरी है। और वैसे भी कोविड-19 ने इंडिया के या दुनिया के लगभग सारे देशों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल के रख दी है। अब आने वाला एक जो दुनिया होगी ना स्टूडेंट्स, एक नई तरह की दुनिया होगी, नए तरह के मानदंड होंगे, नए तरह के फ्रेमवर्क बनेंगे, सहयोग के नए डायमेंशंस खुलेंगे। किसके बाद? कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। चलते हैं अब आगे। अब देखो, कुछ चलते चलते कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं। ये क्या है? अब निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो जल्द ही ई वोटर आईडी आपको देगा। देखो, अभी तक तो हमारे पास जो निर्वाचन का जो आई कार्ड होता है वो ऐसा होता है प्रिंट फॉर्म में, उस पर आपका फोटो होता है, ऊपर एक नंबर होता है, डिटेल्स होती है। अब निर्वाचन आयोग कह रहा है भाई फालतू में इतना हम कागज खर्च करते हैं, उसको हम बचाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई वोटर आईडी कार्ड देंगे। जिस तरह से IRCTC का टिकट होता है, मतलब आपका एयरप्लेन का टिकट होता है, इंसान उसको सिर्फ अपने डिजिटल फोन में दिखा देता है और काम चल जाता है। तो इसी तरह की पहल निर्वाचन आयोग करना चाहता है कि वह कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द मतदाताओं को ई वोटर आईडी प्रोवाइड करे। अब इसके लिए करना क्या होगा, देखो, टू अवेल दिस डिजिटल फैसिलिटी एलिजिबल वोटर्स विल हैव टू प्रोवाइड देयर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू द कमीशन। तो आपको करना क्या होगा भाई, जो भी 18 साल से अधिक उम्र का है, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके, जाके क्या करेगा, अपना मोबाइल फोन नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा और अप्लाई कर देगा किसके लिए, ई वोटर आईडी के लिए। बस ये करना है।
फिर आपका एक SMS आ जाएगा, OTP से वेरीफाई करना है, वो सारा प्रोसीजर जो होता है वैसा होगा। नेक्स्ट है, ये देखो, जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर हर साल निकालता है टाइम्स मैगजीन, इसमें जॉइंटली दो लोगों को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये मिला है US, दोनों के दोनों कहां से है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एक अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन है, और दूसरी उपराष्ट्रपति वहीं की अमेरिका की कमला हैरिस। तो कमला हैरिस और जो बिडेन, इन दोनों को एक साथ दिया गया टाइम्स पर्सन ऑफ द अवार्ड 2020। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बहुत शानदार खबर है, बहुत ही शानदार, आपको केस स्टडी के रूप में काम आएगी। देखो, इसरो के एक साइंटिस्ट थे नाम्बी नारायणन। अब इनके साथ क्या हुआ, बहुत, ये एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। 1994 में जो नारायण थे वो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को इस पे काम कर रहे थे इसरो के लिए। अब इनके ऊपर केरल पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये क्या कर रहे हैं कि जो इंजन्स है या इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी, उसकी इंफॉर्मेशन को ये पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब PSLV के, यहां देखते हैं, मैं बता देता हूं कि विकास इंजन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी और PSLV फ्लाइट डेटा को ये क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया। वो आरोप बेबुनियाद निकले। 1994 में इनको बैन कर दिया गया। इनका पूरा जो वैज्ञानिक करियर है वो ठप हो गया। और याद रखना, जब एक वैज्ञानिक, एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति को किसी भी समाज में, चाहे वो भारतीय समाज हो या दुनिया का कोई भी समाज है, अगर किसी बौद्धिक व्यक्ति को, किसी वैज्ञानिक को, किसी इंटेलेक्चुअल को अगर समाज रोकता है, तो उससे सिर्फ उस इंसान का नुकसान तो होता ही है, लेकिन पूरे समाज का नुकसान होता है। आज खुद सोचो, अगर कलाम साहब के ऊपर या ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के ऊपर अगर इस तरह के आरोप और झूठे आरोप लगते, तो क्या इंडिया टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना आगे जा पाता? तब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है DK जैन। उन्होंने इस पूरे मामले को देखेंगे और उन लोगों को सजा दी जाएगी जिन्होंने इनके साथ इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं। तो यही है, पैनल प्रोबिंग इसरो केस टू सेट बिगिन वर्क। तो अभी तक इनके खिलाफ ऐसे कोई भी मजबूत आधार और साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हाँ, इन्होंने ऐसा किया था। और अब कोर्ट बोल रही है अगर इनके साथ कुछ बुरा होगा तो हम इनको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल इंसान ने, एक वैज्ञानिक ने अपने जीवन के पिछले 24-25 साल सिर्फ एक झूठे आरोप में निकाल दिए। उसका समाज में कितनी बेइज्जती हुई है, देश को कितना नुकसान हुआ है। टेक्नोलॉजिकल, आज भी आप क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी को लेके पिछले 24 साल पहले इन्होंने एक रिसर्च शुरू किया था। तो ये उससे जुड़ी हुई खबर है। इनका नाम है नाम्बी नारायणन। ओके, ये देखो, ध्यान रखना इसको, अगर आने वाले दिनों में फिर से चर्चा में आए तो इसको हम कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं स्टूडेंट, मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कुछ कोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशल क्लास में जैसे एथिक्स की केस स्टडीज के ऊपर कंप्लीट कोर्स हो गया। आप सभी बच्चे 120 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं केवल 6 कक्षाओं में। दूसरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग पे, ये भी स्पेशल फ्री क्लासेस है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको कोई कोड मांगते हैं मेरी फ्री क्लासेस के लिए, तो आपको सिर्फ नवीन 1 कोड डालना है वहां पे, तो मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ही निबंध लेखन पे आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लेक्चर है। तो ये 7 से 12 दिसंबर के बीच चल रहा है, आज लास्ट लेक्चर है एसए के ऊपर। तो एसए का कोर्स भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, आज 12 दिसंबर लास्ट सेशन 6 है एसए के ऊपर। आने वाले जो मेरे कोर्सेज है मैं आपको बता देता हूं, आंतरिक सुरक्षा, लोक नीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना ऊर्जा, सामाजिक ऊर्जा, कृषि, सुशासन, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे। और जल्द ही आएगा आपके सामने ज्योग्राफी, GS, जनरल स्टडीज।
15 दिसंबर के दिन एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं आंसर राइटिंग के ऊपर कि मेंस में आंसर राइटिंग करनी कैसे है। ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सबको करो। उस दिन वास्तव में आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग आप क्या समझ रहे थे और आंसर राइटिंग की डिमांड क्या है। 15 तारीख रात 9:30 बजे स्पेशल क्लास होगी, ये भी फ्री होगी स्टूडेंट, लर्निंग ऐप पे होगी। अब देखते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और टर्की। बताइए किन देशों की सीमा लगती है? यहां पे ये इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेना, 1 3 4 कर लेना, ये शायद टाइपिंग एरर है। आप बताइए किन देशों की सीमा लगती है कैस्पियन सी से? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, ये देखते हैं। ये देखिए कैस्पियन सी है ये। इसका बॉर्डर देखिए, यहां पे कजाकिस्तान से लग रहा है, ये हमारे ऑप्शन में था। उज्बेकिस्तान नहीं लग रहा इसलिए हमने काट दिया। तुर्कमेनिस्तान इससे लगता है। इधर से देखिए ये अजरबैजान का बॉर्डर लगता है, इधर रूस का बॉर्डर लगता है और इधर ईरान का बॉर्डर लगता है। ये 5 देशों के बॉर्डर लगते हैं कैस्पियन सी से। कई बार मैं बता चुका हूं, रॉकेट के नाम से याद रखेंगे, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी। गंगा, पुनपुन, कृष्णा, अरुणावती, गोदावरी, सबरी, तापी, पापघनी। क्या सही उत्तर है इस प्रश्न का? कौन सही सुमेलित है इसमें से? कौन सही सुमेलित है? बताइए। ये सेकंड में 1 और 3 है, टाइपिंग एरर है यहां पे भी। क्या सही उत्तर है इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गंगा की पुनपुन सहायक नदी है, कृष्णा की अरुणावती नहीं है स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। क्योंकि ये किसकी है? अरुणावती तापी की सहायक नदी है। गोदावरी की सबरी है और जो पापगनी है वो तापी की नहीं है, ये पनेरू की है, इसलिए ये भी गलत हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्यों बनाया गया? सोन रिवर के ऊपर अभी एक बांध बनाया गया, उसके चलते मैंने बनाया। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो नदी और सहायक नदी पे मैंने क्वेश्चन बनाया ये। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी सही जवाब देंगे। केंद्रीय क्षेत्रक योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम का 100% पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। सेकंड, केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैंने आज कराया भी है आपको। इसके तहत वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है और ये योजनाएं मुख्यतः राज्य सूची के विषय से संबंधित होती है। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? क्या सही उत्तर होगा प्रश्न का? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, मैंने बताया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 2 तरह की होती है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहां पे सेंटर प्लस स्टेट दोनों होते हैं, यहां पे सेंटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस जलवायु मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेरिस जलवायु समझौता विकसित देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरा, पेरिस जलवायु समझौते के तहत महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही 10 वर्ष के चक्र पर कार्य करती है। बताइए, आज मैंने ये आपको समझाया था बहुत अच्छे से, क्या सही उत्तर होगा इसका? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर है ये दोनों स्टेटमेंट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, अब पहला क्यों गलत है? देखो बाध्यकारी नहीं है पहली बात तो किसी पे भी, ना विकसित देशों पे ना विकासशील देशों पे, इसलिए कट गया।
दूसरा इसने बोला कि हर 5 साल में, मैंने आपको बताया था हर 5 साल में आपके क्लाइमेट एक्शंस को स्टडी किया जाएगा कि आपने कितना किया। यहां पे कितना लिखा है 10 साल, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा विनिवेश के लिए अपनाए गए प्रकार है, यानी कि किस तरीके से वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ऑफर फॉर सेल, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड रणनीतिक बिक्री स्ट्रेटेजिक सेल। बताइए कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, ये आज डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर आज ही इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी, जिसके चलते मैंने आपसे ये डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बताइए कौन से तरीके हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये सारे ही तरीके हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है आप सभी को सब्सक्राइब करना भी चाहिए, अगर वास्तव में आपको अपनी यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी घर बैठे बिना किसी टेंशन के करने हैं, तो अनअकैडमी से अच्छा आज आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट। मैं आपको बोल रहा हूं, हम जैसे इतने डेडिकेटेड, इतनी अच्छी आपको गाइडेंस हम घर बैठे ही आपको दे रहे हैं, तो आप क्यों ऑफलाइन क्लासेस के बारे में सोचना। तो जो डेडिकेटेड है, जो बच्चा सिंसियर है, वो अपना कोर्स को लेके अपना पढ़ाई करना शुरू कर दे। ठीक है, जिसने अभी फ्री का प्लान है, जिसने सोचा है मुझे 5-6 साल बाद यूपीएससी को करना है, वो बाद के लिए पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन जो अभी सीरियस है 2021 के लिए, 22 के लिए या 23 के लिए, ये बिल्कुल सही टाइम है। सही टाइम पे कोर्स ले लोगे, आपका टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। आपको बहुत ही डेडिकेटेडली तरीके से अनअकैडमी पे तैयार किया जा रहा है। तो दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। और मैं साफ बोल रहा हूं, 21 वालों के पास तो बहुत ज्यादा टाइम है ही नहीं। और जो बच्चा अभी ये सोच रहा है ना, अभी जिसकी तैयारी की शुरुआत नहीं है और 2022 में एग्जाम देना है, उसको लग रहा है हाँ बहुत टाइम है, तो उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। शायद उसने अभी यूपीएससी, उसके एग्जाम को, उसके सिलेबस को अभी वो समझ ही नहीं पाया। ऐसे चुटकियां बजा के टाइम निकल जाएगा और चीजें आपको कवर भी नहीं होगी। फिर वो 22 से 23 और 23 से 24 कब हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर लाइफ से टाइम निकाला है, वास्तव में यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हो, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए, घर पे ही बैठे तैयारी कीजिए। सारी की सारी फैसिलिटी है, टेस्ट सीरीज है, मेंटर मिल रहा है आपको, डेली मींस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, पर्सनल आपको गाइडेंस मिल रही है, जो ऑफलाइन में तो आपको मिलती भी नहीं है स्टूडेंट। तो प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 1 महीने से लेके 3 साल तक का आपके सामने ऑप्शन है। साल भर की फीस है 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000। मेरा रेफरल कोड अगर नवीन1 इस्तेमाल करते हो तो मेरी मेंटरशिप मिलेगी और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड आइकॉनिक है, साल भर, 2 साल और 3 साल के लिए। साल भर की फीस 69,500 है, 2 साल की 1,07,000 है, 3 साल की 1,41,000। फिर से मेरा रेफरल कोड नवीन1 यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है आपके पास। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की है 50,000। फिर से मेरा रेफरल कोड अगर अप्लाई करते हो नवीन1 तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय रेफरल कोड नवीन1 है, याद रखना इसको। मेरी मेंटरशिप चाहिए और 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो ये कोड, और यूपीएससी में सफलता चाहिए, तो ये वो कोड है जो आपको वो सारी चीजें पूरी करेगा। मेरी क्लासेस की अगर पीडीएफ चाहिए तो unacademy_नवीन तंवर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।